नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस पर। एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस पर डिस्कशन की क्लास में हम लोग पेपर नंबर 2 सेक्शन बी समाजशास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 150 अंक का ये पूरा सेक्शन आप समाजशास्त्र का आता है। लगातार इस पर ये लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी और यूनिट सेकंड जो है इस सब्जेक्ट का वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला यूनिट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सेकंड यूनिट पर डिस्कशन चालू किया है और इसका जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है दोस्तों भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग विविधता में एकता। जो 25वां लेक्चर है हमारे इस लेक्चर सीरीज का, मतलब पिछला लेक्चर जो मैंने किया था उससे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने किन किन चीजों पर चर्चा की थी, है ना, ताकि आप लोगों में से ऐसे व्यूअर्स जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देख लें, क्योंकि ये लेक्चर बीच में से है, इसका आधा पार्ट हो चुका है। इसके आधे पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो हमने सबसे पहले भारतीय समाज की संकल्पना की इस बात को समझा था क्या होता है ये। फिर हम लोगों ने भारत के लोग ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझा था। इसमें हम लोगों ने सामाजिक संगठन के रूप में सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक विविधता और समाज में भूमिका को लेकर भारत के लोगों को समझने का प्रयास किया। क्योंकि भारतीय समाज को तभी समझ सकते हो जब आप भारत के लोगों की अवधारणा को समझें, और भारत के लोगों को अगर आपको समझना है तो सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक विविधता और समाज में उनकी भूमिका को देखना होगा। इस पर चर्चा की। फिर हम लोगों ने भारत के नागरिकता पर बात की, भारत के नागरिक कैसे आप बन सकते हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम की हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने नागरिकता कैसे मिलेगी उसके तहत प्रावधान देखे। भारत में रहने वाले लोगों के प्रकारों पर हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलू क्या है, जिसमें हम लोगों ने जातिवाद की बात की थी, परिवारवाद की बात की थी कि परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समाज में अनुशासन की बात की थी, व्यक्तिगत संबंधों का महत्व, गांव और शहर के समाज में अंतर की बात की थी, श्रमिक वर्ग की भूमिका, धर्म का उच्च कोटि का महत्व और रूढ़िवादिता। ये सभी भारतीय समाज के विभिन्न पहलू थे जिनको लेकर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कुछ विशेष बिंदु को लेकर, भारत से संबंधित ये विशेष बिंदु थे। इसमें हम लोगों ने भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कई सारे फैक्ट देखे थे, इन फैक्ट को आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखी थी भारत की पृष्ठभूमि, भारत के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यह बात की थी कि भारत की सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से एक है। रीति रिवाजों संबंधों का, परंपराओं का संगम भारत रहा है। उपनिवेशवाद से उभरा है भारत और आज विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्टैब्लिश है। 2027 तक 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका, चीन के बाद भारत का ही नाम आएगा। बाकी सारे देश जिन्होंने हम पर राज किया, हमको गुलाम बनाया, तमाम देश हमसे पीछे हो चुके हैं। अच्छा, केवल इकोनॉमी नहीं, सेना की दृष्टि से देखें भी ये हमसे पीछे होते जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर भी देखें तो हम इनको पीछे कर चुके हैं। कोरोना में हमने सब चीज देखी कि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का मैनेजमेंट करके एक कोविन पोर्टल बनता है और लार्जेस्ट दुनिया का हम बोले एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उनके घर पे पहुंचाया जाता है। ऐसा अद्भुत देश भारत बन चुका है, एक मजबूत देश भारत बन चुका है। ये यात्रा को हम लोगों ने समझा था पिछले लेक्चर में। फिर हमने बात की थी भारत के विकास में राष्ट्रीयता की भावना का योगदान, बदलते समय के साथ ढलती सभ्यता जो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता की बात की थी और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को हम लोगों ने खास तौर पर यहाँ चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने चंद्रयान की बात की थी कि भारत इकलौता एक ऐसा देश है दुनिया का जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक अपनी पहुंच स्थापित कर ली थी। तो ये वो बिंदु थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी विविधता में एकता। ये विविधता में एकता जो है वो एक ऐसी विशेषता है जो भारत को एक अद्भुत देश के तौर पर स्थापित करती है। भारतीय समाज व संस्कृति की सबसे अनोखी अगर हमको विशेषता देखने को मिलती है तो वो विविधता में एकता ही होती है दोस्तों। और विविधता की एकता के इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में भौगोलिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषा संबंधी विविधता है, राजनीतिक विविधता, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता, प्रजातिगत विविधता, जाति विविधता और ऐतिहासिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछला लेक्चर खत्म किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भौगोलिक विविधता की बात करें तो
एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की भौगोलिक विविधता पर प्रकाश डालिए, या भारत की राजनीतिक विविधता पर प्रकाश डालिए, भारत की जाति विविधता पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं। हमारा टारगेट है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना, बेहतर नंबर प्राप्त करना। और जब हम ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो हमें एक 360 डिग्री कवर करने वाला डिस्कशन करना है। तो उसी डिस्कशन में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में चर्चा कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए, संभावना ना रहे। शुरू करेंगे एक एक करके इन सभी विविधताओं पर डिस्कशन। आप लोग क्या करिए, कॉपी पे निकाल लीजिए और जो जो बताता हूं उनको सिनॉप्सिस के तौर पर नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स दोस्तों आपके हथियार होते हैं। एग्जाम अगर पास करना है, अच्छे नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के समय उनका रिवीजन करके बेहतर तरीके से आप पेपर दे सकें। एक एक करके इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक विविधता की। जब हम भौगोलिक विविधता की बात करते हैं तो भारत की जलवायु, भारत में वर्षा, भारत में भू आकृति, भारत की मिट्टी, ये सभी चीज इसमें आपको शामिल होते दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा भारत में नदियां जो है वो भी आपको दिखेगी। अब जलवायु की दृष्टि से सबसे पहले बात करें दोस्तों, क्या देखिए कि भारत में उत्तर में आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। और जब आप हिमालय पर्वत पर देखते हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल ठंडा माहौल देखने को मिलता है। अभी हम जनवरी के महीने में बात करें तो पूरा बर्फबारी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ठंडी जलवायु आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दक्षिण में आ जाए तो दक्षिण का ये जो प्रायद्वीपीय इलाका है, इधर आपको बंगाल की खाड़ी यहाँ, इसके बाद अगर हम दक्षिण में जाएं तो यहाँ आपको हिंद महासागर, यहाँ जाए तो अरब सागर, तीन तरफ से आप पानी से घिरे हैं। तो ये जो सागरीय परिस्थितियां हैं, इन सागरीय परिस्थितियों का इस पूरी जलवायु पर आपको इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वायुमंडलीय कंडीशन है उसमें आपको जलवाष्प की मात्रा भरपूर देखने को मिलती है, महासागर का प्रभाव स्पष्ट होता है। ये जलवायु भी हमारे यहाँ पर है। बीच के इलाकों में आ जाए एमपी और इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आपको एक अलग जलवायु का अनुभव होगा। समशीतोष्ण जलवायु एक विशेष वर्ग है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें मालवा के क्षेत्र में, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु विविधता देखने को मिलेगी। और इसमें एक बड़ा फैक्टर है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, 8 राज्य से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट है, ये भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु बना देता है। तो पूरी तौर पर देखें तो भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मानसून से वर्षा होती है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आप इसको कह सकते हैं। पूरे भारत को आप एकीकृत जलवायु में यहाँ पर बांट कर देखते हैं, लेकिन क्षेत्र में जाएंगे अलग अलग, हिमालय पे अलग, मध्य में अलग, दक्षिण में अलग जलवायु का अनुभव आप करेंगे। ये जलवायु की विविधता है। और चूंकि पूरे देश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है तो ये जलवायु की विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। वर्षा की बात करें दोस्तों तो पूरे भारत में हमें वर्षा का एक अनुपात देखने को मिलेगा, लेकिन जहां नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मासिनराम मेघालय में ऐसा स्थान मिलेगा जहां 1140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था यहीं पर, अब मासिनराम होता है। वहीं पश्चिम में चले जाइए थार के रेगिस्तान में तो 30 सेंटीमीटर औसत से भी कम वर्षा हमको देखने को मिलती है, शुष्क प्रदेश आता है। दक्षिण में जाएंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है यहाँ, इसके इधर वाले स्टेट्स, समुद्र के किनारे वाले भाग में आपको 200 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं आप पश्चिमी घाट पर्वत के इस प्रदेश में है जिसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये भारत में वर्षा की विविधता है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा है और कुछ प्रदेश ऐसे जहां पर सूखा तक हमको देखने को मिलता है। वर्षा की विविधता है। भू आकृति प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो भारत में अलग अलग भू आकृति प्रदेश देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखें उत्तर में आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक फोल्डेड दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत के तौर पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी के तौर पर आपको हिमालय दिखेगा। दक्षिण में जाएंगे तो आपको प्रायद्वीप का पठार देखने को मिलेगा। बीच में जाएंगे आपको मध्यवर्ती मैदान देखने को मिलेगा गंगा का। पश्चिम में जाएंगे तो थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग स्थलाकृतिक ढांचा जो है वो भारत में है। ये विविधता है भू आकृतिक भारत में। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, ये जो संस्था है इसने भारत की मिट्टी को 8 अलग अलग भागों में बांटा है।
जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग 42-43% के आसपास मध्यवर्ती मैदान में डेल्टाई प्रदेशों में ये मौजूद है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी की बात कर ले, लेटेराइट मिट्टी की बात कर ले, ये मिट्टी के बड़े वर्ग है जो हमें देश में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीट मिट्टी हो, पर्वतीय मिट्टी हो, वनी मिट्टी हो या फिर मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है, ये सारी मिट्टी हमें भारत में देखने को मिलती है। तो 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिट्टी भारत में देखने को मिलती है। नदियों की बात करें दोस्तों तो भारत में कई सारी नदियां हमें देखने को मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास गंगा की लंबाई है टोटल दोस्तों। सांस्कृतिक रूप से देखें तो हम गंगा को, नर्मदा को, सभी नदियों को मां का दर्जा देते हैं, पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं, धर्म में इनका इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है। अब नदियों में भी हिमालय की जो नदियां हैं ये वर्ष भर रहती हैं। प्राचीन में चले जाएंगे तो वहां कावेरी नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां जो है वो सूखी पड़ी रहती है, वहां केवल मानसून के मौसम में ही पानी देखने को मिलता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है दोस्तों, लेकिन बाकी सभी नदियों में केवल बारिश के मौसम में ही पानी होता है, अन्य मौसम में सारी नदियां सूख जाती हैं। जबकि उत्तर भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की नदियों का जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते नदियों में पानी बना रहता है, तो वो सदाबहानी नदियां होती है। तो नदियों की विविधता हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। तो ये भारत में भौगोलिक विविधता है जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। मैं ज्यादा टिपिकल लेवल पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि आप इजीली चीजों को समझ पाए, है ना? क्लियर है? तो ये भौगोलिक विविधता की चर्चा की। भौगोलिक विविधता के बाद हम देखें तो भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता भी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हम बात करें विवाह। विवाह की बात करें तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम 8 प्रकार के विवाह देखते हैं। 8 प्रकार के विवाह देखते हैं, जिसमें 4 विवाह शुभ और 4 विवाह अशुभ। अशुभ विवाह को आप प्रशंसनीय, मतलब प्रशंसनीय बोल सकते हैं शुभ विवाह को, कि ये प्रशंसा के योग्य होते हैं, और कुछ होते हैं अप्रशंसनीय। तो अप्रशंसनीय और प्रशंसनीय विवाह में आप इनको बांट सकते हैं। 4 विवाह जो शुभ हैं, प्रशंसनीय, वो देवताओं के लिए हो जाते थे। अशुभ विवाह जो होते थे, जो अप्रशंसनीय रहे या लोकप्रिय थे, राक्षस जातियों में विवाह चलते थे। उसके अलावा हम देखें तो सिख धर्म में विवाह के अलग रीति रिवाज है हमारे यहाँ पर, हिंदुओं में अलग रिवाज है। जैसे हिंदुओं में 7 फेरे लेने का कॉन्सेप्ट होता है, सिखों में 4 फेरे लेने का कॉन्सेप्ट होता है। हिंदुओं में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर 4 फेरे लिए जाते हैं। इस्लाम में जाएंगे तो वहां पर निकाह का एक सिलसिला चलता है, कुबूले कुबूले करके, और वहां पर कार्यक्रम हो जाता है अपना। तो ये विवाह की परंपराएं हमारे देश में अलग अलग है। ईसाई में जाएंगे तो वो चर्च में जाकर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये विवाह का सिस्टम हमारे देश में अलग अलग रूप से विविधता है। रीति रिवाजों में जाएंगे तो धर्म में अलग अलग जातियों के अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, जनजाति के अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भी रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मुस्लिमों में अलग होंगे, हिंदुओं में अलग होंगे, सिखों में अलग होंगे, बौद्धों में अलग होंगे, जैनों में अलग होंगे। सबके रिवाजों में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। वस्त्र की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे देश में वस्त्र की भी विविधता है। वस्त्र की हम बात करें दोस्तों तो अगर गुजरात जाएंगे तो गुजराती वस्त्र अलग हो जाएगा, बंगाल जाएंगे तो बंगाली वस्त्र अलग हो जाएगा, कश्मीर जाएंगे तो अलग प्रकार के कश्मीरी वस्त्र दिखेंगे, और दक्षिण में जाएंगे तो लुंगी ही दिखेगी आपको, दक्षिण का वस्त्र अलग हो जाता है। मध्य में आएंगे तो फिर आपको और वस्त्रों की विविधता देखने को मिलेगी। तो भारत में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की भी परंपरा चलती है। अब जैसे वस्त्रों की अलग अलग व्यवस्था, वैसे भोजन है। अगर हम किसी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में पोहा, दाल बाटी चूरमा बहुत ज्यादा फेमस है। आप बिहार चले जाइए, लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा चलता है। बंगाल चले जाइए, मच्छी चावल चलेगा। दक्षिण में चले जाइए, इडली सांभर बहुत ज्यादा चलता है। पश्चिम में चले जाइए, गुजरात में ढोकला फाफड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये क्षेत्रीय स्थिति में देखें तो भारत में अलग अलग प्रकार के भोजन भी चलते हैं। वैसी भाषा शैली भी अलग अलग चलती है भारत में। लोगों का रहन सहन में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। वैसे ही समाज में रूढ़ियां भी अलग अलग प्रकार की, परंपराएं भी अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। ये सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल भारत है। इसके अलावा भारत में दोस्तों वर्ण व्यवस्था एक बहुत बड़ा आधार है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 वर्ण को चतुर्वर्ण कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी में सारे समाजों को विभाजित किया गया है। जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की जातियों का सिस्टम हमारे देश में देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार का सिस्टम है। संयुक्त परिवार हमारे देश में देखने को मिलता है, जहां
2-3 पीढ़ी के सदस्य जो होते हैं, लगभग 30-40 लोग एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। घर एक होता, रसोई एक होती है, कमाई एक होती है, मुखिया घर का एक होता है जो सभी प्रकार का डिसीजन लेता है। कर्म को हमारे देश में महत्व दिया जाता है, कर्म प्रधान समाज है, और कर्म को आप कर्तव्य से जोड़कर देखते हैं, और वही धर्म भी होता है, धर्म की प्रधानता हमारे समाज में होती है। तो जब सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार हो, कर्म हो, धर्म हो, विवाह रीति रिवाज, वस्त्र, भोजन, भाषा शैली, रहन सहन, रूढ़ियां, परंपरा, ये पूरा के पूरा जो सेक्शन है दोस्तों, वो आपका सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। तो जब भी आपसे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बोला जाए तो इन बिंदुओं को ध्यान रख लीजिएगा, इनके इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट हो सकता है। नेक्स्ट है भाषा संबंधी विविधता। कहते हैं कि भारत में पल पल पर भाषाएं बदल जाती हैं। आप थोड़ी आगे जाएंगे तो कोई अलग भाषा में बात कर रहा होगा, थोड़ी आगे जाएंगे तो कोई अलग भाषा में बात कर रहा होगा। इतनी सारी भाषाएं, अनेक बोलियां हमें भारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद हमें संस्कृत का प्रभाव एक रूपता देखने को मिलती है। अगर हम प्राचीन काल से लेकर आज तक देख लें तो पूरे भारत में हम लोगों को संस्कृत एक ऐसी भाषा देखने को मिलती है जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को एक रूप करती है। संस्कृत मूल रूप से हमें देखने को मिलती है, तो संस्कृत का प्रभाव एक रूपता लाने वाला था। लेकिन इसके अलावा अगर हम संविधान की बात करें तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ये 22 भाषाओं को संविधान स्वीकृति देता है। इसका मतलब यह है कि राज्यों का गठन ही हमारे देश में भारत भाषा के आधार पर हुआ है। गुजराती हो, बंगाली हो, उड़िया हो, कश्मीरी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, अलग अलग प्रकार की भाषाएं भारत में मौजूद हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, प्राचीनतम भाषा माना जाता है। ये भाषागत रूप से जो विविधता उसमें एक रूपता लाने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। कौन सा फॉर्मूला? त्रिभाषा फॉर्मूला। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें देखने को मिलता है इस दृष्टि से। कौन सा? त्रिभाषा फॉर्मूला का। अब त्रिभाषा फॉर्मूला की बात कर ले तो देखिए, हिंदी प्लस अंग्रेजी, ये 2 भाषाएं हमारे यहाँ पर चलती है। समझ जो कामकाज होते हैं वो सभी कामकाज इन 2 भाषाओं में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश हो गई, कोर्ट की कार्रवाई हिंदी इंग्लिश में होगी, संसद में कार्रवाई हिंदी इंग्लिश में होगी, प्रशासन के साथ निर्णय जो होते हैं हिंदी इंग्लिश में जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में राज्यों को एक पावर दिया गया है। राज्यों को क्या पावर दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा आप अन्य एक भाषा को अपनी भाषा मान सकते हैं, अन्य एक भाषा को इस भी मान लीजिए, और वो भाषा आपकी स्थानीय भाषा होती है। जैसे गुजरात में जाएंगे तो गुजराती होगी, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली होगी, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल होगी। एक भाषा उनकी मानकर रखते हैं। तो हिंदी इंग्लिश प्लस एक अन्य भाषा, ये हो गई 3 भाषा। ये 3 भाषा का जो फार्मूला उसे हम त्रिभाषा फार्मूला कहते हैं। तो ये त्रिभाषा फार्मूला भी हमारे देश में चलता है। ये पूरा सिस्टम जो है वो भाषा संबंधी विविधता में हमें एकता का एहसास दिलाता है जब हम संस्कृत की बात करते हैं। तो ये भाषा संबंधी विविधता पर भी चर्चा कर ली। इसके बाद देखें तो राजनीतिक विविधता हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। मतलब ये कि हम एक प्रशासक के अधीन नहीं हैं, हम एक प्रशासक के अधीन कभी नहीं रहे। अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों तो अंग्रेजी सरकार ने पूरे देश पर शासन किया था। अंग्रेजी सरकार ने पूरे देश पर शासन किया था। ये जरूर हमको देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार ऐसी है जिसने भारत पर शासन किया। कहां शासन किया? भारत पर शासन किया। लेकिन हम इसके पहले चले जाएं, वो मुगल हो, वो मराठा हो, उसके पहले चले जाएं दोस्तों प्राचीन काल में मौर्य हो, गुप्त हो, शुंग हो, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी हो, सब ऐसे राजवंश रहे जिन्होंने भारत के किसी न किसी एक हिस्से पर राज किया होगा। 100% भारत के इलाके पर राज नहीं किया। तो ये छोटे छोटे से इलाके पे हम अलग अलग समय पर अलग अलग शासन के अधीन रहे। ये नहीं हुआ कि पूरे समय में अंग्रेजों ने राज किया, या पूरे समय में मुगल राज करके चले गए, या पूरे समय में दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राज कर लिया। राजाओं के जो साम्राज्य रहे वो एक सीमा तक सीमित थे। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया। तो ये राजनीतिक विविधता रही है कि हम कभी एक प्रशासक के अधीन नहीं रहे हैं। प्रशासक बदलते चले गए हमारे देश में, लीडर शासन बदलता चला गया। हाँ, संविधान के बाद सरकार आई। 15 अगस्त में आप 1947 को आजाद होते हो। अब 1947 में जब आजाद हो गए और इस समय क्या चालू हुआ? संविधान निर्माण का काम। अब संविधान निर्माण का काम चालू हुआ
आपको सत्ता प्राप्त हुई, संविधान बनाया और भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया गया, भारत एक गणतंत्र बना। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों ने कहा कि हर 5 साल में अब क्या हो रहा है, हमारे देश में चुनाव होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी एक शासन के अधीन नहीं है। एक समय ऐसा था जब मनमोहन सिंह साहब इंतकाल हो गया, अभी मनमोहन सिंह साहब ने हमारे देश पे 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर राज किया। अब भैया मोदी जी है, मोदी जी का ये तीसरा काम चलता चला गया है। एक समय वो भी था जब हम लोगों ने इंदिरा का दौर देखा था, और एक समय वो भी था जब हम लोगों ने राजीव का दौर देखा था, और प्रारंभ हम लोगों ने नेहरू के दौर से की थी। ये दौर बदल रहे हैं, शासक बदल रहे हैं, लोकतंत्र है, जनता के हाथ में ताकत दी गई हमारे देश में। जनता क्या करती है, समय समय पर शासक को, सरकार को बदलने का काम करती है। तो हम एक प्रशासक के अधीन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप समझ सकते हैं, इसके अलावा एक और बात आप समझ सकते हैं कि एक बात क्या समझना है कि हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर 28 राज्य जो हैं, ये जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में आपको सीएम अलग अलग देखने को मिलेंगे, राज्यपाल अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब हर जगह पर आपको विविधता देखने को मिल रही है राजनीतिक तौर पर। साथ ही साथ हमारे देश में अगर हम देखें तो एक राजनीतिक पार्टी का भी दौर नहीं है, अनेक राजनीतिक पार्टी हमारे पास है। चुनाव जब लड़ते हैं तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी अपना दबदबा जमाकर बैठी हुई होती है, राष्ट्रीय पार्टियां अपना दबदबा जमाकर बैठी होती हैं। तो पार्टियां भी अलग अलग हैं। सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है, हर 18 साल का व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है, उसे लोकतंत्र में शामिल होने का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वोट डालने का अधिकार है। तो ये बताता है कि हम एक प्रशासक के अधीन नहीं, ऐसी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एकात्मकता के प्रावधान हमारे संविधान में है। अगर आपातकाल लगा दिया जाए तो सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। तो इतनी सारी विविधता के बाद भी हम एकता की स्थिति में आते हैं, तो विविधता में एकता हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ये राजनीतिक विविधता की हम लोगों ने बात की कि देश में कभी एक प्रशासक नहीं रहा है, बदलते रहे हैं। भले वो प्राचीन काल में बात कर ले, मध्यकाल में बात कर ले, या आधुनिक काल में बात करें, अंग्रेजों तक। आजादी के बाद सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संविधान जरूरत पड़ने पर एकात्मक व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है। धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता की बात करें तो विभिन्न धर्मों की भूमि भारत रहा है। आप विभिन्न धर्मों की भूमि बोल दीजिए, आप विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली बोल दीजिए। धर्मों के पवित्र स्थल हमारे देश में अलग अलग। सबसे पहले बात कर रहे हैं विभिन्न धर्मों की भूमि, तो भारत में आपको सिंधु सनातनी प्राचीनतम दुनिया का धर्म है सनातन, ये देखने को मिलेगा। अच्छा, मुस्लिम भी हमारे देश में आ गए, अपना एक पूरा साम्राज्य बना लिया, जबरदस्ती करके भले स्थापित हुए हो, बन गए। ईसाइयत आई, जबरदस्ती हमारे देश में स्थापित हुए, महिलाओं के बलात्कार किए, कब्जा किया, धर्मांतरण किया, लेकिन आज ईसाइयत तीसरी बड़ी कौम हमारे देश में है। गुरु नानक जी का सिख धर्म आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से, जैनिज्म महावीर स्वामी वाला, पारसी भी आपको देखने को मिलेगा भारत में रतन टाटा वाले। तो ये सारे धर्मों की भूमि भारत में, सब अपने अपने हिसाब से भारत में जीवन जीते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने, उपासना करने की स्वतंत्रता होती है। मस्जिदें नमाज के लिए, गुरुद्वारे अरदास के लिए है, पूजा पाठ के लिए विभिन्न मंदिर बनाए गए और मंदिरों की व्यवस्थाएं अलग है, गुरुद्वारों की व्यवस्थाएं अलग है, मस्जिदों की व्यवस्थाएं अलग है। तो पूरा सिस्टम हमारे यहाँ पर एक धार्मिक विविधता का है और पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ है, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में अगर आप देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान भी किए गए हैं। दूसरी बात है तो भारत में विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थल है। अगर हम हिंदुओं में भी बात करें तो देखिए, हिंदुओं में आपको अलग अलग धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे, मुसलमानों में भी देखने को मिलेंगे, सिखों में भी देखने को मिलेंगे, चर्च भी आपको भारत में काफी सारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर धार्मिक विविधता होने के बावजूद देखिए किस प्रकार से भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया है। देखिए तो शंकराचार्य जी का देखिए एकता के रूप में कैसे बांधा है, 4 मठ स्थापित कर लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। चारों मठों के माध्यम से भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम शंकराचार्य जी ने किया था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक विविधता है, लेकिन उस धार्मिक विविधता के बावजूद पूरे भारत को एक करने में कोई कसर नहीं है। विविधता में एकता आपको देखने को मिलती है। सभी धर्मों में आपको जाति प्रथा देखने को मिलती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है भारत में जिसमें आपको जाति प्रथा देखने को ना मिले। जाति प्रथा हर धर्म में, अगर
बरगलाने की कोशिश की जाती है कि जाति प्रथा जैसा सिस्टम केवल हिंदुओं में ही देखने को मिलता नहीं। हिंदुओं में आपको जिस प्रकार से जाति सिस्टम देखने को मिलता है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, अलग अलग, वैसे ही मुसलमानों में भी है। कोई देवबंदी है, कोई अहले-आयात है, कोई बोहरा है, ये मुसलमानों में जात सिस्टम। ऐसे सिखों में भी होता है, ऐसे बौद्धों में भी होता है। अच्छा, ये ईसाइयों में भी होता है ना। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नाम से आप जब देखते हैं तो ईसाइयों में भी आपको देखने को मिलता है। तो हर धर्म में आपको जाति सिस्टम, लेकिन सभी धर्म एक है ना। सभी धर्मों को आप अलग अलग रूप में देखते हो, लेकिन ईश्वर को एक माना जाए। तो ये सारी बात धर्मों की एकता है। धर्मों में आप विविधता को देखें तो सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग त्योहार हैं। एक तरफ आप रमजान ईद का त्योहार देखते हैं, एक तरफ दिवाली जैसा त्योहार देखते हैं। हिंदुओं में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ढेर सारे त्योहार हैं। सिखों में अलग त्योहार है, क्रिसमसों का त्योहार आ गया। तो सभी त्योहार आपको देखने को मिलते हैं। हर धर्म ने अपने अपने अलग त्योहार रख रखे हैं। धर्मों के व्यवसाय भी अलग होते हैं, उद्योग भी अलग होते हैं। देखिए, आप अधिकतर ताला का काम करने वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, ये पूरा जो काम होता है ये सिख धर्म के लोगों के पास होता है। जैनिज्म वाले जो लोग होते हैं, अधिकतर आप देखिए कपड़े वाला काम हो, हीरे जवाहरात, ये वाला काम गुजराती लोग करते दिखाई पड़ते हैं। हिंदुओं में आप देखिए पंडितों का पूजा पाठ काम होता है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है। मुसलमानों में आप देखिए वो अलग अपना कांच का और ये सारा व्यवसाय करते दिखते हैं आप लोगों को। तो सभी धर्मों के अपने अलग अलग व्यवसाय भी बटे हुए हैं जो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। ठीक ऐसे ही धर्म में अध्यात्म, एकात्म, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा में विश्वास, ये सारी चीजें आपको एक समान देखने को मिलती है। कुछ धर्मों से आप शायद मेरी बातों से आप शायद तक मेल ना खाओ, और ये सत्य भी है कि सभी धर्म में अहिंसा में विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप सनातन की बात करते हैं तो अहिंसा में विश्वास आपको देखने को मिलता है। नैतिकता, दया, ईमानदारी जैसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है धर्मों में। तो ये धार्मिक विविधता के बावजूद हम एकता की बात करते हैं कि भारत विभिन्न धर्मों की भूमि भले ही रही हो, विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली भले ही रही हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग धार्मिक विविधता के बाद कई सारे मायनों में देखें तो एकता की बात करते हैं। ऐसे भारत में प्रजातिगत विविधता देखने को मिलती है। भारत में श्वेत प्रजाति, पीत और काली, तीनों प्रकार के प्रजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर, दक्षिण, मध्य, आप तीनों प्रजाति को देखते हैं। उत्तर में हमें आर्य, दक्षिण में हमें द्रविड़ देखने को मिलता है। ये आर्य और द्रविड़ का कॉन्सेप्ट क्या है? द्रविड़ दक्षिण भारतीय लोग हैं, भारत के मूल निवासी मान लिए। इनको उत्तर भारत मतलब भारत में जो बाहर से लोग आए हैं उनसे भिन्न बताने के लिए एक प्रकार से बाइफर्केशन किया गया। आर्य लोगों को उत्तर का बता दिया, दक्षिण के लोगों को द्रविड़ बता दिया। ये प्रजातिगत विविधता थी। ऐसे हम लोग जातिगत विविधता भारत में देखते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां, लगभग 3000 से जातियां हमें भारत में देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर धर्म को मान्यता दी जाती है, धर्म के बाद जाति को मान्यता दी जाती है। विभिन्न रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान, विवाह, जो परंपराएं हैं वो हम जाति के आधार पर देखते हैं। क्लियर? यहाँ विदेशी जातियां भी हैं। हमने समय समय पर देखा कि यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, है ना, अलग अलग लोग आए भारत में। प्राचीन काल के लोग भारत में आकर भारत में रच बस गए, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी भारत में आई जो अपने मूल स्वभाव को बनाए रखे हुए थे। तो इसके बावजूद भिन्नता के लिए हम लोगों ने जाति का विभाजन देखा। जाति की एकता में भूमिका रही, जाति की भूमिका एकता में भी रही। कैसे? कि भाई देखो, सभी जाति के लोग मिलकर रहने की परंपरा पे चलते हैं। आप एक जाति के हैं, सभी लोग एक होकर रहने की बात करते हैं, और फिर इन सभी के लिए एक राष्ट्र की भावना हमें देखने को मिलती है। दूसरा ऐसा, जैसा आप वर्तमान में देख रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। तो हिंदुओं में अगर अलग अलग जातियां दिखेंगी तो दूसरे लोग उसका फायदा जरूर उठा लेंगे। पहले समय में यही होता था कि जब हमने देखा कि हमारी कमजोरी को देखकर, जातिगत चीजों को देखकर हमारी चीजों पर प्रहार किया जाता है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है, तो हम एक होकर लड़ने की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस विविधता के बाद हमारे देश में एकता भी हमें देखने को मिली। तो जातिगत विविधता के बीच में हम एकता की व्यवस्था को यहाँ पर देखते हैं। तो जातीय विविधता भारत की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। फिर हम ऐतिहासिक विविधता को देखते हैं। हम ऐतिहासिक विविधता को अगर देखें तो भारत के इतिहास को हम लोग 3 कालों में बांटकर देखते हैं। एक क्या देखते हैं? प्राचीन काल, एक देखते हैं मध्यकाल, और एक देखते हैं आधुनिक काल। अब इस काल को अंग्रेजों ने कुछ अलग ढंग से फूट डालो और शासन करो की नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए बताया था। क्या बोला
कि प्राचीन काल वो समय रहा है जब भारत में हिंदू राजाओं ने शासन किया, मध्यकाल वो समय रहा है जब मुस्लिम शासक रहे हैं, और आधुनिक काल वो शासक रहा है जब यहाँ पर ईसाई ने शासन किया है, मतलब अंग्रेजों ने शासन किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईसाइयों ने मुस्लिम पे और मुस्लिम ने हिंदू पे, इसका मतलब यह है कि ईसाई जो है वो सुप्रीम पावर है। तो ऐसे अलग अलग खंडों में हम भारतीय इतिहास को देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विविधता को दर्शाता है। और यहाँ प्राचीन काल से देखें तो विदेशियों का समय समय पर आना होता रहा है। सबसे पहले भारत में ईरानी आए हो, यूनानी आए हो, हिंदी यूनानी आए हो, शक आए हो, पहलव आए हो, कुषाण आए हो। फिर जाए उधर तो अरबी, तुर्की लोग, अफगानी लोग भारत में आना शुरू हुए। फिर वहां जाए तो फिर अंग्रेज, ब्रिटिश आए, फ्रेंच लोग आए, स्वीडिश आए, उसके बाद हॉलैंड के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग जगह के लोग भारत में, पुर्तगाल, स्पेन के लोग आए। तो ये विदेशी लगातार भारत में आते रहे, जो इतिहास में इनको हम पढ़ते हैं, ऐतिहासिक विविधता है। और कहीं ना कहीं भारत क्या रहा है, एक संपन्न देश रहा है। ना पैसे की कमी है, न जलवायु विविधता की कमी है, न आराम की कमी। हर प्रकार के संसाधन हमें भारत में देखने को मिले। भारत अति संपन्न रहा है, सोने की चिड़िया रही। इसलिए दूसरे देशों को जैसे जैसे भारत की संपन्नता के बारे में पता चलता जाए, वैसे वैसे उन लोगों ने भारत में आना स्टार्ट कर दिया। भारत को जीतने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, भारत की कमजोरियों को जानना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल ये सभी चीजों पर जो हमने डिस्कशन किया है वो भारत में विविधता की व्यवस्था को बताता है। और इन सभी के बावजूद पूरा भारत एक है, अखंड भारत है, भाईचारे की भावना के साथ चलने वाला भारत है। तो ये हमारी विविधता में एकता की बात होती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है कि पूरे सेक्शन को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाए, या फिर अलग अलग सेक्शन को लेकर छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाए। जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप लोग इसलिए तैयार रहेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, लगभग 158 के आसपास पोस्ट है। फरवरी में एग्जाम होना है, फॉर्म भरना शुरू हो गए 3 जनवरी से। सभी लोग फॉर्म भरने जाओ, बढ़िया सा मुहूर्त देख के दर्शन वर्शन करो भगवान के आराम से, और फॉर्म भर दो। परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ, परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। लेकिन सर आप तो मेंस का पढ़ा रहे हैं, प्री की एग्जाम आने वाली है, तो प्री के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। प्री के लिए जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दोस्तों, तो पहले हम लोगों ने 2024 में जो प्री थी उसके लिए लेक्चर सीरीज पूरी अपलोड की हुई है, यूनिट वाइज, यूनिट 1, 2, 3, 4 करके। अच्छा डिस्कशन रहा है वो, उसको देखते रहिएगा, उसको अपडेट करेंगे करंट अफेयर से। नया इस बार हम ये ला रहे हैं कि डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस को लेकर, यूनिट वाइज हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो रहेंगे वो डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करंट टू कोर होगा, जो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर लो। अब लापरवाही ये नहीं होगी कि कई दिनों तक लेक्चर अपडेट नहीं हो रहे हैं, अब रेगुलर लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इसीलिए प्रीलिम्स की तैयारी भी आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू करो। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।